दो खौफनाक चीतों को अपने मुकाबिल देखकर मेरी सिट्टी गुम हो गई। मैं कोई सुपरमैन नहीं था कि उड़ता हुआ चीतों के नरगे से निकल जाता। उन दोनों से बैक वक्त लड़ना भी खुदकुशी के मुतरादिफ था और भागने का तो कोई तसव्वुर ही नहीं था। इनसे बचकर मैं कहाँ भाग सकता था। ये तमाम ख्यालात बिजली की तेजी से मेरे जहन में आए। मैंने खुद से कहा, चलो मियाँ कामरान, अब इस दुनिया को आखिरी मर्तबा देख लो, क्योंकि चंद लम्हों के बाद जहां तुम्हारी दरीदा लाश पड़ी होगी। बहुत ग्रेट और नाकाबिले तस्खीर समझते थे ना खुद को, मगर ये महज खुद को धोखा देने वाली बात थी। तुम तो आयरन मैन थे, खल्के खुदा का जीना दू भर कर रखा था, खुदाई फौजदार बने हुए थे। मैं बड़बड़ाया, हाँ मैं खुदाई फौजदार हूँ, और जब तक मेरे जिस्म में जिंदगी की रमक भी बाकी है मैं जुल्म ज़्यादती के खिलाफ बरसरे पैकार रहूंगा। इसी दौरान में मेरा जिस्म पसीने से शराबोर हो चुका था। फिर मैंने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा। गुर्राते हुए दोनों चीते सहम से गए और मुंह उठाकर फजा में कुछ सूंघने की कोशिश करने लगे। मैं उस वक्त तक जमीन पर पड़ा हुआ था। मैंने उठने की कोशिश की तो मेरा हाथ खंजर से टकरा गया। दोनों चीते न जाने किस चीज से खौफजदा हो गए थे। एक लम्हे को मेरे दिल में ख्याल आया कि ठाकुर ने कहीं शेर भी तो नहीं पाल रखा, जिसकी वजह से दोनों चीते खौफजदा हो गए थे। एक चीता तो किसी हद तक नाकारा हो चुका था। नाकारा इन मानों में कि वो उस फुर्ती और तेजी से मुझ पर हमलावर नहीं हो सकता था। दूसरा चीता ताजा दम भी था और ज्यादा खौफनाक भी। खंजर उठाकर मैं आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो गया। दोनों चीते अब मुझसे कुछ फासले पर खड़े हुए थे। मेरी सारी तवज्जो ताजा दम चीते की तरफ थी। वो किसी भी वक्त मुझ पर जकंत लगा सकता था, मगर वो तो अपनी जगह पर यूं साकित खड़ा था जैसे उस पर जादू कर दिया गया हो। मैंने चंद लम्हे इंतजार किया, फिर खुद ही हमला करने का फैसला कर लिया। मेरी कोशिश थी कि एक ही वार इतना भरपूर हो कि वो चीता दोबारा हमला करने के काबिल न रहे। मैं 2 कदम आगे बढ़ा, अपने जिस्म को तोला और झपट कर पूरी कुव्वत से चीते पर वार कर दिया। फिर मुझे हैरत का एक और शदीद धचका लगा। बजाय हमला करने के वो चीता बकरी की तरह खौफजदा होकर पलटा और भागने की कोशिश की, मगर मेरा खंजर दस्ते तक उसकी कमर में पैवस्त हो गया। मैंने फुर्ती से खंजर खींचा और उतनी ही कुव्वत से दूसरा भरपूर वार उसके पेट पर किया। ये वार इतना कारी था कि चीता अपने पैरों पर खड़ा न रह सका और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसके जिस्म से खून का फव्वारा सा निकल रहा था। मुझे यकीन था कि अब वो कभी नहीं उठ सकेगा। फिर मैं दूसरे चीते की तरफ मुतवज्जे हुआ जो खौफजदा होकर बिल्ली की तरह भागा जा रहा था। उसकी अगली टांग का एक जोड़ निकल गया था, इसलिए वो 3 टांगों पर दौड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने बिजली की सी फुर्ती दिखाई और दौड़कर उसके सर पर पहुंच गया। हमला करने के बजाय चीता इस कोशिश में था कि किसी तरह वहां से फरार हो जाए। मैंने पूरी कुव्वत से खंजर उसकी गर्दन में घोंप दिया। चीते के हलक से कर्बनाक गुर्राहट बरामद हुई और अपनी जबिल्लत के तहत उसने पलट कर हमला करना चाहा, मगर लड़खड़ा कर गिर गया। मैंने खंजर का दूसरा वार उसके भी पेट पर किया। दूसरे ही लम्हे उसकी आंतें बाहर निकल आईं और चंद लम्हे बुरी तरह तड़पने के बाद वो साकित हो गया। मैंने खून आलूद खंजर उसी के जिस्म से साफ किया और खड़ा होकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इन 2 खौफनाक चीतों को मैंने ठिकाने लगा दिया है, वो भी सिर्फ खंजर से। मेरा जिस्म अभी तक पसीने में शराबोर था, मगर हैरत अंगेज तौर पर थकन का एहसास चंद मिनट में ज़ायल हो गया। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दबे पांव भागता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं भड़क कर पलटा। उसी वक्त मुझे तैमूर की सरगोशी सुनाई दी। ये मैं हूँ कामरान। उसके पीछे हुमायूं मिर्जा भी था। उसने एक नज़र चीतों की लाशों को देखा, फिर वालेहाना अंदाज में मुझसे लिपट गया। बोला, यू आर ग्रेट कामरान। मुझे ये खतरा था कि किसी तरफ से कोई मुसल्ला गार्ड न निकल आए, मगर चीतों की वजह से कुंवर साहब शायद इतने मुतमईन थे कि उन्होंने मजीद किसी गार्ड की जरूरत ही महसूस नहीं की थी। उनका इत्मीनान गलत नहीं था। इन खूंखार चीतों की मौजूदगी में किसकी जरूरत थी कि इधर का रुख भी करता। फिर हम तीनों दबे पांव उस तरफ बढ़े जहां कुंवर साहब के मुलाजिम ने तहखाने की निशानदही की थी। मेरा ख्याल था कि हवेली के उस हिस्से में मुहाफिज जरूर मौजूद होंगे, इसलिए हम बहुत मोहतात अंदाज में उस तरफ बढ़ रहे थे। लॉन अबूर करने के बाद हम दूसरी तरफ के बरामदे में दाखिल होने ही वाले थे कि अचानक एक आदमी सामने आ गया। उसे भी शायद इल्म नहीं था कि हम लोग यहाँ मौजूद होंगे। वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि लॉन के इस हिस्से में कोई आ भी सकता है। उसका मुंह खुले का खुला रह गया। वो हमें यूं देख रहा था जैसे भूत देख लिए हों। तैमूर ने उसे ज्यादा हैरान होने का मौका न दिया। इससे पहले कि वो संभल कर शाने से लटकी हुई राइफल संभालता, तैमूर ने उस पर छलांग लगा दी। उसका बायां हाथ मजबूती से गार्ड के मुंह पर जम गया। दाएं हाथ से तैमूर ने उसकी गर्दन पुश्त से पकड़ ली और जोरदार झटका देकर मुखालिफ समत में घुमा दी। हल्की सी आवाज पैदा हुई और गार्ड तैमूर के हाथों में झूल गया। उसके नाक और मुंह से खून बहने लगा। तैमूर ने उसे खींचकर बरामदे से बाहर तारीकी में फेंक दिया। इस तमाम अमल में बमुश्किल 2 मिनट लगे होंगे। हुमायूं मिर्जा बड़बड़ाया, खुदा की पनाह, तुम दोनों एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर हो। मुझे ऐसे ही निडर और जीदार लोगों की जरूरत है।
अब मेरा मिशन जरूर कामयाब होगा। उसकी बात पर मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा उठा। वो बेचारा ये समझ रहा था कि मैं उसके मिशन की तकमील तक इस मुल्क में रहूंगा। इस काम में मुझे 2 महीने भी लग सकते थे और 2 साल भी। इतने अरसे तक मैं वहां कयाम करता तो विनोद पांडे के पीछे आने का मकसद ही फौत हो जाता। मुझे तो वो दस्तावेजात और माइक्रोफिल्म्स जल्द से जल्द अपने मुल्क की किसी जिम्मेदार हस्ती तक पहुंचाना थी जिन्हें विनोद पांडे ले गया था। बरामदे से बाहर आकर हम एक कॉरिडोर में दाखिल हो गए। वहां निहायत मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो मुझे स्विच बोर्ड नजर आ गया। मैंने एहतियात के पेश नजर वो बल्ब भी ऑफ कर दिया। वो आवाज शायद तैमूर और हुमायूं मिर्जा ने भी सुन ली थी, इसलिए मेरे साथ ही वो लोग भी रुक गए। उस कमरे की खिड़की खुली हुई थी, इसलिए हमें खर्राटे सुनाई दे गए थे। मैंने कमरे में झांकने की कोशिश की मगर घुप अंधेरे में मुझे कुछ भी नजर न आया। इतना अंदाजा जरूर हो गया कि कमरे में कम से कम 2 आदमी हैं। उनमें से एक मकरूह अंदाज में खर्राटे ले रहा है। दूसरे आदमी की सांसों की आवाज बहुत तेज थी। वो जो कोई भी थे बहुत गहरी नींद में थे। खिड़की में लोहे की मजबूत सलाखें लगी हुई थी। मैंने आहिस्तगी से कमरे का दरवाजा धकेला तो मालूम हुआ कि दरवाजा अंदर से बंद है। मैंने सोचा उन्हें इसी हाल में छोड़कर आगे बढ़ जाऊं और तहखाना तलाश करूं, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। हुमायूं मिर्जा का ख्याल था कि तहखाने का रास्ता इसी कमरे में होगा। उन दोनों आदमियों की मौजूदगी वहां बेसबब नहीं थी। उसकी बात दिल को लग रही थी। तैमूर भी इससे मुत्तफिक था। खुद मेरा भी यही ख्याल था, मगर मैं पहले दूसरे कमरों की तलाशी लेना चाहता था। तलाशी के लिए वक्त दरकार था, इसलिए मैंने पहले उसी कमरे में तलाशी का फैसला किया जहां वो आदमी सो रहे थे। हुमायूं मिर्जा ने सरगोशी की। बोला, सबसे बड़ा मसला कमरे में दाखिल होने का है। हमने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो इतना शोर होगा कि आवाज हवेली के दूसरे सिरे तक जाएगी। मैंने कहा, हमें दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं है। दस्तक देकर सोने वालों को जगाएंगे, जाहिर है वो दरवाजा जरूर खोलेंगे। बस उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा। फिर मैं तैमूर से मुखातिब हुआ। कहा, ज्यादा एक्टिव मत बनना, हमें इनसे तहखाने के बारे में पूछना है। कहीं तुम एक ही हल्ले में इन दोनों को झटका न कर दो। लगता है तुम्हारी बैटरी और चार्ज हो गई है। मेरी बात पर हुमायूं मिर्जा और तैमूर दोनों हंसने लगे। हुमायूं मिर्जा ने कहा, बात तो कामरान की सही है। अभी जिस आदमी की गर्दन तुमने मरोड़ी है उससे हमें अच्छी खासी मालूमात हासिल हो सकती थी। तैमूर भिन्नाकर बोला, अच्छा अब जो कुछ करना है तुम लोग करो। मैंने हंसी जब्त करते हुए कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे दी। दूसरी दस्तक के जवाब में खर्राटे यकलख्त थम गए। चंद लम्हे के बाद कोई भर्राई हुई आवाज आई, कौन है? मैं जवाब में बुरी तरह खांसने लगा। फौरी तौर पर मुझे यही सूझा। अंदर से वही आवाज सुनाई दी, क्या बात है शम्मू? मैंने खांसते खांसते चंद बेरब्त जुमले अदा किए। फिर मुझ पर खांसी का खुद साख्ता दौरा पड़ गया। अंदर से झुंझुलाई हुई आवाज सुनाई दी, क्या मुसीबत है? उसके साथ ही कदमों की आहट उभरी। कोई बड़बड़ाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। 1000 दफा कहा है कि इतनी सिगरेट मत पिया कर, किसी दिन खांसते खांसते मर जाएगा, मगर इसकी समझ में नहीं आता। ये कहते हुए उसने दरवाजा खोल दिया। तैमूर और हुमायूं मिर्जा दरवाजे के दाएं बाएं दीवार के साथ चिपके खड़े थे। दरवाजा खुलते ही मैं खांसते खांसते दोहरा हो गया, ताकि आने वाले को अंदाजा ना हो सके कि उसके सामने कौन है। उसने कहा, क्या हुआ शम्मू? आगे बढ़कर मुझे संभालने लगा। फिर उसने कमरे की तरफ मुंह करके बुलंद आवाज में अपने दूसरे साथी को आवाज दी, शामू देख शम्मू को क्या हुआ? अंदर से कोई भिन्ना कर बोला, होना क्या है? दम कुछ ज्यादा ही लगा लिए होंगे। ये कहकर वो भी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने एक अक्लमंदी की कि कमरे की लाइट ऑन कर दी। स्विच बोर्ड शायद दरवाजे के साथ ही था। अचानक कमरा ट्यूबलाइट की रोशनी में नहा गया। तैमूर ने आने वाले पर छलांग लगाई और उसे रगेदता हुआ कमरे में ले गया। जो आदमी मुझ पर झुका हुआ था वो चौंक कर पलटा और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, हुमायूं मिर्जा ने एकदम रिवॉल्वर निकाल लिया और उसे कमरे में चलने का इशारा किया। उसने सुर्रत से दोनों हाथ उठा लिए। अंदर वाले शख्स को तैमूर पहले ही काबू कर चुका था। हम दोनों भी फुर्ती से अंदर दाखिल हुए। फिर मैंने न सिर्फ दरवाजा बल्कि खिड़की भी बंद कर दी। उन दोनों अफराद की हैरत दीदनी थी। वो दोनों हमें यूं देख रहे थे जैसे हम इंसान नहीं किसी और सैयारे की मखलूक हों। फिर उनमें से एक कदरे संभल कर बोला, कौन हो तुम लोग? तैमूर ने बढ़कर उसके मुंह पर उल्टा हाथ मारा और गुर्रा कर बोला, सवाल करने का हक सिर्फ हमें है। अब फालतू बकवास की तो जबान हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। मैंने अचानक कहा, तहखाने का दरवाजा खोलो। वो जल्दी से बोला, तहखाने की चाबियां सावन के पास हैं। हुमायूं मिर्जा ने कहा, तहखाने की चाबियां हमारे पास हैं। हमने उन चाबियों के लिए सावन का खून कर दिया है। ये कहकर उसने जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकाला और गार्ड की तरफ उछाल दिया। उसने चाबियों का गुच्छा तो ले लिया, मगर हिचकिचाकर बोला, जब आपके पास चाबियां हैं तो खुद ही दरवाजा क्यों नहीं खोल लेते? इस मर्तबा तैमूर ने उसके मुंह पर इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि वो लड़खड़ा कर रह गया। जरब इतनी शदीद थी कि उसके होंठ फट गए और मुंह से खून बहने लगा। फिर तैमूर सफाक लहजे में बोला, ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग थी। अब हाथ की बजाय मेरा रिवॉल्वर चलेगा। वो हथेली की पुश्त से खून साफ करते हुए बोला, अगर कुंवर साहब को मालूम हो गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
मैंने कहा साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तहखाने के दरवाजे में इंतहाई ताकतवर करंट दौड़ रहा है। मैं उस पर यह जाहिर करना चाहता था कि हमें तहखाने का इल्म नहीं है। वो हैरत से बोला, दरवाजे में करंट? नहीं नहीं, आपकी इत्तला गलत है। हुमायूं मिर्जा ने कहा, तो फिर चलते क्यों नहीं हो हमारे साथ? तैमूर के खौफनाक तेवर देखकर वो मजबूर हो गया। तहखाने का दरवाजा उसी कमरे की एक दीवार गिर अलमारी में था। उसके बाद एक जीना था और जीने के इख्तिताम पर दरवाजा। जीने में मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था। कमरे में मौजूद दूसरे आदमी को हमने बेहोश करके ऊपर ही छोड़ दिया था। हुमायूं मिर्जा भी ऊपर ही था ताकि किसी भी खतरे की सूरत में उससे निमट सके। तहखाने के दरवाजे पर भारी भरकम ताला झूल रहा था। उस ताले का वजन बिला मुबालगा 2.5 किलो तो रहा होगा। दरवाजा इंतहाई मजबूत लकड़ी का था। कुंवर का आदमी दरवाजे के नजदीक जाकर रुक गया और चाबियों का जायजा लेता हुआ बोला, इनमें से तो कोई भी चाबी इस ताले की नहीं है। मैंने कहा, उसकी चाबी मेरे पास है, अब तुम पीछे हट जाओ। ये सुनकर तैमूर ने उसका कॉलर पकड़कर उसे पीछे घसीट लिया। मैंने चंद लम्हे ताले का जायजा लिया, फिर दोनों हाथों से पकड़कर उसे जोरदार झटका दिया। दूसरी कोशिश में ताले का मजबूत कुंडा टूट गया। कुंवर के आदमी की आंखें हैरत की ज्यादती से फटी की फटी रह गईं। मैंने दरवाजा खोलकर अंदर झांका। अंदर घुप अंधेरा था। मैंने कुंवर के आदमी को फिर आगे किया और उससे अंदर चलने को कहा। वो एक मर्तबा फिर खौफजदा नजर आने लगा, मगर जब तैमूर ने रिवॉल्वर की नाल उसकी कनपट्टी पर रखी तो वो अंदर दाखिल हुआ और हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन कर दी। दरवाजे के बाद फिर 10-12 सीढ़ियां थीं। उसके बाद खासा कुशादा तहखाना था। मुझे ये भी खदशा था कि यहाँ मजीद कोई मुहाफिज ना हो, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। कुंवर चीतों की वजह से इतना मुतमईन था कि उसने मजीद किसी मुहाफिज की जरूरत ही महसूस नहीं की थी। वहाँ एक तवील कॉरिडोर था जिसमें आमने सामने 3-3 कमरे थे। मैंने कुंवर के आदमी से पूछा, कांता कहाँ है? वो बोला, ये तो मैं भी नहीं जानता कि वो किस कमरे में है। यहाँ सिर्फ सावन आता था या एक नौकरानी खाना लेकर आती है, वो भी सावन के साथ ही यहाँ आती है। मैंने कहा, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। मुझे जल्दी ही मालूम हो गया कि दाईं तरफ का आखिरी कमरा लॉक है। उसके दरवाजे पर भी एक वजनी ताला झूल रहा था। बकिया 5 कमरों में से किसी के दरवाजे पर ताला नहीं था। मुझे यकीन था कि कांता उसी कमरे में होगी। दरवाजे का ताला बाहर वाले ताले की तरह वजनी और मजबूत नहीं था। वो एक ही झटके में खुल गया। मैंने कुंडा खोला तो मालूम हुआ कि दरवाजा अंदर से भी बंद है। मैंने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। कांता की सहमी हुई आवाज आई, कौन है? मैंने कहा, दरवाजा खोलो कांता, मैं कामरान हूँ। कांता की आवाज खुशी से कांप गई। कामरान? वाकई तुम हो? मैंने कहा, हाँ मैं कामरान हूँ। क्या तुम मेरी आवाज नहीं पहचानती? जल्दी करो, हमारे पास वक्त कम है। कांता ने फौरन दरवाजा खोल दिया और वालेहाना अंदाज में मेरी तरफ बढ़ी, मगर तैमूर पर नजर पड़ते ही झेंप गई। मैंने कहा, आओ मेरे साथ। मैंने कांता का हाथ पकड़ा और तैमूर को मखसूस इशारा करता हुआ जीने की तरफ बढ़ गया। मेरा इशारा समझते ही तैमूर ने रिवॉल्वर का दस्ता खासी कुव्वत से उस आदमी के सर पर रसीद कर दिया और खुद भी हमारे पीछे लपका। उसने मुड़कर ये देखने की जहमत भी न की कि वो बेहोश हुआ है या मर गया है। हम तीनों उजलत में तहखाने से बाहर निकले तो हुमायूं मिर्जा बेताबी से हमारा इंतजार कर रहा था। हुमायूं मिर्जा ने कहा, अब फौरन यहाँ से निकल चलो, सुबह होने में 1 घंटा भी नहीं है। मैंने कहा, सबसे बड़ा मरहला तो यहाँ से बाहर निकलने का ही है। हुमायूं मिर्जा ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम यहाँ से तो निकलो, मैंने उसका हल भी सोच लिया है। हमने बहुत मोहतात अंदाज में लॉन उबूर किया। वहां अभी तक दोनों चीतों की लाशें पड़ी हुई थीं। चंद लम्हे के बाद हम अपने कमरे में पहुंच गए। कॉरिडोर में मौजूद मुलाजिम अभी तक बेहोश था। मैंने कमरे में पहुंचकर कांता का जायजा लिया। उसकी साड़ी मैली चीकट हो रही थी, बाल बिखरे हुए थे और हाथ पैरों पर मैल की तहें जमी हुई थीं। उसका दमकता हुआ चेहरा मुरझाया हुआ था। हुमायूं मिर्जा ने मुझे चौंका दिया। बोला, ओ भाई, हम भी यहाँ मौजूद हैं। कांता भी वालेहाना अंदाज में मुझे देख रही थी। उसके जुमले पर वो भी झेंप गई। मैंने कहा, हाँ, अब बताओ तुम्हारे जहन में क्या तजवीज़ है यहाँ से निकलने की? यहाँ से लेकर मेन गेट तक मुहाफिजों की एक फौज है, उन सब से कैसे निपटोगे? हुमायूं मिर्जा ने कहा, तुम पहले ये बताओ कि तुमने उन चीतों पर क्या जादू किया था? वो तो तुमसे ऐसे खौफजदा थे जैसे उन्हें कोई खौफनाक चीज नजर आ गई हो। ये सवाल खुद मेरे जहन में भी उस वक्त से चुभ रहा था जब से मैंने चीतों को हलाक किया था। मैं भला उसका जवाब क्या देता? कांता ने चहक कर कहा, अच्छा, उन चीतों को तुमने मारा है? मुझे यकीन था कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैं दुआएं कर रही थी कि तुम यहाँ किसी न किसी तरह पहुंच जाओ। हुमायूं मिर्जा ने कहा, और तुम्हें क्यों यकीन था कि ये मौसूफ चीतों को हलाक कर सकते हैं? क्या अब तक इनकी उम्र जंगलों में जानवरों से धींगा मुश्ती करते गुजरी है? कांता ने फखरी अंदाज में कहा, इन्हें बाबा ने इतना नाकाबिल तस्खीर बना दिया है कि चीते तो चीते ये शेर को भी हलाक कर सकते हैं। उसकी बात पर मेरे जहन में झमाका सा हुआ और मुझे याद आ गया कि बाबा की खिलाई हुई जड़ी बूटियों की वजह से जंगली दरिंदे मुझ पर हमला नहीं करेंगे। फिर मुझे याद आया कि जब तक मुझे पसीना नहीं आया था, दोनों चीते बढ़ चढ़कर मुझ पर हमला कर रहे थे।
इसका मतलब यही था कि मेरे पसीने में ऐसी बू पैदा हो गई थी जिससे दरिंदे खौफजदा हो गए थे। हुमायूं मिर्जा की आंखों में उलझन थी। उसने कांता से पूछा, तुम किस बाबा की बात कर रही हो? मैंने हुमायूं मिर्जा को टालने की खातिर कहा, मैंने 6 महीने तक एक जोगी से योगा की तरबियत हासिल की है। उसने अपने ख्याल में मुझे नाकाबिल तस्खीर बना दिया है, मगर इन जोगियों और सन्यासियों पर मैं यकीन नहीं रखता। कांता ने एक लफ्ज भी न कहा। इतनी ज़हीन तो वो भी थी कि इस जुमले का मकसद समझ सकती। वो समझ गई थी कि मैं हुमायूं मिर्जा को बाबा के बारे में बताना नहीं चाहता। मैंने हुमायूं मिर्जा से कहा, अब यहाँ बैठे बातें करते रहोगे या हवेली से बाहर भी निकलोगे? वो बोला, तुम शायद भूल गए थे कि मैं पुलिस कमिश्नर भी हूँ। मैं कुंवर को यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। मैंने हैरत से कहा, गिरफ्तार करके? उस पर इल्जाम क्या आयद करोगे? हुमायूं मिर्जा ने कहा, उस पर तो कई इल्जाम हैं। कांता का इगवा और उसे हब्से बेजा में रखना, मनशियात की स्मगलिंग और वतन दुश्मन सरगर्मियां, और भी बहुत से इल्जाम हैं, मगर इसे जेल पहुंचाने के लिए इतना ही काफी है। मैंने कहा, इन बखेड़ों में पड़ने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। हमें यहाँ से किसी और तरीके से निकलना होगा। तैमूर ने कहा, एक तरीका और भी है। हम कुंवर को यरगमाल बनाकर यहाँ से निकल सकते हैं। उसकी तजवीज पर मैं उछल पड़ा। मैंने कहा, वंडरफुल आइडिया। मैं अभी ठाकुर को बुलवाता हूँ और उससे कहूंगा कि तुमने जो आदमी हमारी हिफाजत के लिए यहाँ छोड़ा था वो बेहोश पड़ा है। ये सुनकर वो भागा भागा यहाँ आ जाएगा। हुमायूं मिर्जा ने कहा, यह तजवीज भी बुरी नहीं है। मैंने कहा, इसमें भी एक खामी है। कुंवर बाद में बयान देगा कि पुलिस कमिश्नर हुमायूं मिर्जा ने मुझे यरगमाल बनाया, मेरी भतीजी को अगवा किया और मेरे कीमती चीतों को हलाक किया। वो हंसकर बोला, कौन हुमायूं मिर्जा? कब आया था वो इस हवेली में? वो तो पिछले 1 हफ्ते से दिल्ली में है। कुंवर साहब को दांतों पसीना आ जाएगा ये साबित करने में। मैंने तंजिया लहजे में कहा, वाकई पुलिस के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता। चित भी उनकी और पट भी उनकी। हुमायूं मिर्जा झुंझलाकर बोला, ये तंज करने का वक्त नहीं है। सुबह होने वाली है। मैं कुंवर को यहाँ बुलवाने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे पीछे बाहर की तरफ लपका। कॉरिडोर में पड़ा हुआ मुहाफिज अब होश में आ रहा था। हुमायूं मिर्जा उसके नजदीक रुककर कुछ सोचने लगा। हुमायूं मिर्जा ने कहा, अगर ये होश में आ गया तो अभी चीख चीख कर पूरी हवेली को सर पर उठा लेगा और कुंवर होशियार हो जाएगा। मैंने कहा, तो फिर इसे बेहोश ही रहना चाहिए। मैंने झुककर उसकी कनपटी पर हल्का सा एक हाथ रसीद कर दिया। फिर हम लोग कॉरिडोर में निकले तो वहां हर तरफ अफरा तफरी थी। सुबह काजिब के धुंधलके में कुंवर के मुलाजिम इधर से उधर भागते हुए दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब यह था कि मुहाफिजों को चीतों की हलाकत और कांता की रिहाई का इल्म हो गया था। हमने एक मुसल्ला शख्स को आवाज देकर बुलाया और उससे पूछा, क्या गड़बड़ है? उसने जल्दी से कहा, हवेली में डाका पड़ गया हुजूर। डाकुओं ने कुंवर साहब के चीतों को हलाक कर दिया और लाखों रुपए नकद और जेवरात भी ले गए। हुमायूं मिर्जा ने कहा, व्हाट नॉनसेंस। डाकू क्या जिन थे कि किसी की नजरों में आए बगैर हवेली में दाखिल हो गए, चीतों को हलाक किया, डाका डाला और चलते बने? सारे गार्ड्स कहां मर गए थे उस वक्त? हुमायूं मिर्जा की आवाज बुलंद हो गई क्योंकि उसने कुंवर को आते देख लिया था। वो लंबे लंबे डग भरता इसी तरफ आ रहा था। उसे देखकर वो मुहाफिज वहां से खिसक गया। कुंवर नजदीक आया तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। बाल बिखरे हुए थे और वो शबखाबी के लिबास में था। ये कुंवर कल के कुंवर से बहुत मुख्तलिफ था। उसकी तनी हुई गर्दन झुकी हुई थी। हुमायूं मिर्जा ने पूछा, क्या हुआ कुंवर साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं? वो बोला, मेरी हवेली में डाका पड़ गया है। डाकुओं ने मेरे चीतों को भी हलाक कर दिया। हुमायूं मिर्जा ने कहा, ओ ये बात है। आप तो यूं परेशान हो रहे हैं जैसे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो। आपके पास पैसे की तो कमी नहीं होगी। कुंवर ने कहा, बात पैसे की नहीं है कमिश्नर साहब, परेशानी यह है कि डाकू यहाँ दाखिल कैसे हुए। चीतों को भी उन्होंने राइफल या पिस्तौल से हलाक नहीं किया, बल्कि उन्हें खंजर से मारा गया है। हुमायूं मिर्जा हंसकर बोला, मुमकिन है उन डाकुओं में कोई टार्जन भी हो। एक चीते को हलाक करना उसके लिए क्या मुश्किल है। कुंवर ने कहा, एक नहीं 2 चीते थे, जोड़ा था चीतों का। हुमायूं मिर्जा ने तंजिया लहजे में कहा, मगर आपने तो एक ही चीते का तस्करा किया था। खैर ये बताइए कि माली नुकसान कितना हुआ है, डाकू जेवरात और कैश कितना ले गए हैं? कुंवर ने कहा, मुझे उसकी भी परवाह नहीं है, मुझे तो अपनी भतीजी कांता की फिक्र है। डाकू उसे भी ले गए हैं। हुमायूं मिर्जा ने तजाहुल का मुजाहिरा किया। बोला, कांता को ले गए हैं? उसे उन्होंने कैसे अगवा कर लिया? वो हवेली में कहाँ थी? कुंवर ने कहा, वो हवेली के अंदरूनी हिस्से में थी। डाकुओं ने उसके बेडरूम के बाहर पहरा देने वाले गार्ड्स को भी हलाक कर दिया है। मुझे दौलत की नहीं, अपनी बच्ची की फिक्र है। हुमायूं मिर्जा ने ड्रामाई अंदाज में कहा, आपकी भतीजी महफूज है। मैंने उस डाकू को भी पकड़ लिया है जो उसे लेकर जा रहा था। मेरे होते हुए ये कैसे मुमकिन है कि डाका पड़ जाए? कुंवर ने हैरत से हुमायूं मिर्जा को देखा, फिर खुशी से कांपती हुई आवाज में बोला, आप सच कह रहे हैं कमिश्नर साहब, मेरी बच्ची वाकई आपके पास है? हुमायूं मिर्जा ने कहा, आप चलकर खुद अपनी आंखों से देख लें, वो मेरे कमरे में है। आइए। कुंवर तेजी से हमारे कमरे की तरफ बढ़ा। हम दोनों उसके पीछे पीछे थे। फिर हम तीनों आगे पीछे कमरे में दाखिल हुए। उसे देखकर कांता का रंग फक हो गया। कुंवर वालेहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा और बोला, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? डाकुओं ने तुझे कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई?
मैंने सर्द लहजे में कहा, तकलीफ तो इसे आपने पहुंचाई है कुंवर साहब। कुंवर ने पलटकर मुझे हैरत से देखा। मैंने कहा, ज्यादा हैरान होने की कोशिश मत करो, पहले अपनी भतीजी का हुलिया तो देख लो। क्या हवेली में पानी नायाब है जो इस बेचारी को मुंह धोने का मौका नहीं मिलता? इसके कपड़े देखो, क्या हवेली की दूसरी औरतें इसी किस्म के कपड़े पहनती हैं? कुंवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी।